अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें हम जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो कैसे करते हैं। और ये जो अगर आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैंने कोई 10 क्वेश्चंस डिफरेंट सेट किए हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसके अंदर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने एक्सप्लेन करने होते हैं पॉइंट्स, वो पूरे के पूरे और पूरा ये एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, इसके अंदर आप क्लाइमेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें आप टोपोग्राफी के कैसे ये रिलेट होके क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चंस आपने जरूर करने। ये 10 के 10 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कहीं पे ओवरलैपिंग भी हो रही होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इस तरह का ही पूछा गया, क्योंकि पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो। तो आपने जरा, मैं इसको डिस्कस भी करता जाऊंगा, वीडियो जरा लेंथी होगी और आप साथ साथ नोट करते जाइएगा कि ये कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले प्लीज आपने जहन में रखना है ये कहीं किसी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, बड़ी मेहनत से मैंने ये कंपाइल किए हैं और साथ में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि आपने पैराग्राफ्स में लिखना है। तो ये जो हेडिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, तो ये इसलिए है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टू व्हाट एक्सटेंट डज द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इट्स मेजर क्रॉप्स। तो सपोर्ट योर आंसर विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अगर ये ना भी लिखा हो तो तब भी आपने एग्जांपल देनी होती है। तो इस पूरे जो 10 क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगी, तो आपके पास एक अच्छा खासा जो एग्जांपल बैंक होगा, जो कि आपको चाहिए होती है। एग्जांपल नहीं लिखते 6 मार्क्स में तो आपका 1 मार्क कट जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस आपने लिखनी होती है। क्वेश्चन को आप बड़ा गौर से आपने पढ़ना है और डी कोड करना है। मैं सिर्फ इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा, आगे आपको पता है क्या करना है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उसकी मेजर क्रॉप्स के ऊपर क्या है भी या नहीं। अब हमने दोनों साइड्स इन एनी केस देनी है। तो पहले जरा हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट है या बुरा इम्पैक्ट है। पॉसिबिलिटीज के अंदर देखें तो हमारी जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है, मुख्तलिफ रीजन है। एल्टीट्यूड कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है। तो ये हमें अलाउ करता है सो दैट वी कैन कल्टीवेट वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में हम आप देखें तो जैसे हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे राइस है या जो वीट है, तो अपर इंडस और लोअर इंडस क्योंकि प्लेन एरियाज में है तो वहां पे ये क्रॉप्स हैं। ऑन द अदर है नॉर्दर्न माउंटेन्स में अगर हम बात करें तो वहां पे फ्रूट्स हैं, जैसे एप्रिकॉट है, इस तरह आपने चेरीज हैं। तो ये आपने एग्जांपल्स दे दी, आपका पॉइंट डेवलप हो गया। 3 मार्क्स हो गए आपके इधर ही, क्योंकि जब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होगी डिफरेंट। इसी तरह बलूचिस्तान की मैं बात करूं तो वहां पे डेट्स हैं, खजूरें हैं, तो क्योंकि वो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है डेट के लिए। तो ये इस तरह आपने एक पॉइंट इजीली डेवलप कर दिया जिसमें आपने एग्जांपल्स भी दे दी और डाइवर्सिफिकेशन की बात भी कर दी। लिमिटेशन में अगर हम देखें, इसी की दूसरी साइड अगर देखें क्वेश्चन की, तो कुछ ऐसे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। तो वाटर स्कार्सिटी, जैसे हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे लिए फिर जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं कल्टीवेशन के लिए, उन क्रॉप्स के लिए जिनके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे कॉटन हो गया या राइस हो गया, तो वो वहां पे हम नहीं ग्रो कर सकते, तो बड़ा लिमिटेड है। ऑल्दो जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ा प्रोविंस है अगर हम एरिया वाइज देखें। फिर माउंटेनियस जो ट्रेन है वहां पे हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि वहां पे बड़े स्केल के ऊपर फार्मिंग हो ही नहीं सकती। टेरेस बनाते हैं, टेरेस फार्मिंग, जो छोटे छोटे खेत बनाते हैं, तो उनकी वजह से होती है। और कुछ क्रॉप्स हमारी ऐसी है जो कि जो क्लाइमेट जो हमारा वल्नरेबल हो रहा है तो उसमें वो सस्टेनेबल या सस्टेन नहीं कर पाती जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को। जैसे हम अगेन बलूचिस्तान या लोअर सिंध की बात करें, या फिर कॉटन की अगर हम बात करें, तो ये भी हमारे जो फ्रॉस्ट सेंसिटिव एरियाज हैं तो वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। अगर हम पेशावर की बात करें या उससे पीछे जो माउंटेनियस रीजन की,
तो अब आप देखें एक ही क्वेश्चन के अंदर, अब समटाइम्स आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन व्हाई वी कांट ग्रो कॉटन इन शावर। तो आप अगर आपको ये पता है कि जो कॉटन है ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, इसका जो बड है वो खराब हो जाता है अगर टेम्परेचर वेरी करता है, तो इसलिए ये पेशावर में नहीं, इसलिए ये गर्म एरियाज के अंदर ग्रो करता है। तो इसी में आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी अगर आप गौर से सुने तो सब सॉल्व हो जाते हैं। हम अगर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस देखें मेजर क्रॉप्स को, अभी तक जो हमने लिखा है, मैं अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के ऊपर जरा फोकस ज्यादा कर रहा हूँ। अभी तक आपने जो लिखा है तो इसमें आपको 4 to 5 मार्क्स मिल सकते हैं इसी में। अगर आप सिर्फ ये जो नीचे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें से एक पॉइंट आप और ऐड कर लें तो 6 out of 6 होते हैं। ये काफी सारे पॉइंट्स हैं कि जो जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस मेजर क्रॉप्स के ऊपर आप देखें तो इंडस वैली है, फर्टाइल प्लेन्स हैं जैसे पंजाब और सिंध उसमें आता है। तो इसमें जो मोस्टली जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं व्हीट एंड राइस है, उलूवियल साइल होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव इरिगेशन नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, इन अपर इंडस और लोअर इंडस। तो यही जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, ये आप लिख लें। आपके 6 out of 6 वो नहीं लिखना तो आप बलोचिस्तान का लिख लें कि जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस बलोचिस्तान में, तो ये दोज मेक इट सुटेबल फॉर ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, जैसे ये पोमीग्रेनेट्स हो गए या खजूरें हो गई हैं। तो ये यहाँ पे अगर ज्यादा हम करें, एक्सटेंसिव उनकी कल्टीवेशन करें, तो वहां पे आप इसके अंदर एग्जांपल भी दी हुई है जैसे खैरपुर और तुर्बत, जो नोटेबल एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं वहां पे। तो हम इससे अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं जो कि अगेन हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न एरियाज की अगर हम बात करें तो वहां पे आप देखें एप्पल्स हैं, चेरीज, एप्रिकॉट्स। तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वो सूट करती हैं इन फ्रूट्स और क्रॉप्स के लिए। तो जैसे स्वात वैली की एग्जांपल देती है। इसी तरह हम थर डेजर्ट की बात करें तो उस साइड के ऊपर जो कॉटन है, जो सिंध के अंदर कॉटन है वो, वहां पे हम अगर प्रोवाइडेड कि हम वहां पे प्रॉपर इरिगेशन दें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि हम, क्योंकि कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फिर शुगर केन, क्योंकि ये दोनों जो क्रॉप्स हैं इनको एक्सटेंसिव वाटर इज रिक्वायर्ड और वो हम इरिगेशन के थ्रू पूरा कर सकते हैं। अभी तक जो बात की है मैंने इस पूरे क्वेश्चन की, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। आपने इतना कुछ नहीं लिखना होता, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा है, अगर आप ये लिखते हो और साथ में इनमें से एक एग्जांपल भी दे देते हो तो आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, टू व्हाट एक्सटेंट हैव ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस बीन अफेक्टेड। ये क्वेश्चन पूरा ऐसे भी आ सकता है और सिर्फ ये स्टेटमेंट भी आ सकती है कि इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। क्या आपने बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है वो कैसे इफेक्ट हुई। तो अगर हम इसमें देखें तो जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपने ऐसे 1 2 3 नहीं लिखना, आपने पैराग्राफ में लिखना है। तो जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, तो राइजिंग टेम्परेचर हैज लेड टू मोर frequent heat waves. This can negatively impact crops like wheat and rice, affecting their growth cycle and reducing yield. जब इनमें से, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, जो राइजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, तो जो व्हीट और राइस है उसकी फिर प्रोडक्शन जब कम होगी, उनका ग्रोथ साइकिल जब इफेक्ट होगा, तो प्रोडक्शन जब कम होगी तो ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये स्टेपल फूड पाकिस्तान के लिए। दिस इज हाउ इट इज इफेक्टिंग। 3 मार्क्स आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं। फिर आप रेनफॉल का जो पैटर्न है, तो ये भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है जो ट्रेडिशनल
जो पैटर्न थे, अब अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिपिटेशन होती है, कहीं पे एकदम इरेटिक बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे होती नहीं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, या तो वो डेट्रीमेंटल है। कैसे है क्रॉप्स के लिए, देखें दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो अगर बहुत ज्यादा मैसिव कोई रेनफॉल हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो उससे फ्लडिंग आती है, वो भी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर जाती है। या फिर बारिश कम होती है, बहुत कम होती है अपने पैटर्न से, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जहाँ पे पानी कम है तो वाटर स्केर्स एरियाज हैं, वहां पे इश्यू आ जाता है उन एरियाज, उन फार्मर्स को। तो दिस इज हाउ इट इज अफेक्टिंग। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो अगेन जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एक थ्रेट है, क्योंकि रिवर इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मोस्टली हमारा एग्रीकल्चर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन फ्यूचर ये पानी इवेंचुअली, क्योंकि जिस तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट होना खत्म हो जाएगा, तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट है। इम्पैक्ट क्या है ट्रेडिशनल फार्मिंग के ऊपर, जो क्लाइमेट का। अब जो प्लांटिंग सीजन है वो भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, और सोइंग और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो लेट हो रहा है। तो इससे जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो हमने ग्राउंड प्रिपेयर करना होता है, सॉइल प्रिपेयर करनी होती है, वो नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इससे भी हमारी जो आउटपुट है, या जो डिफरेंट क्रॉप्स हम अपने टाइम के ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे, कम हो रही है प्रोडक्शन। वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्वाई मंगला और तरबेला जो बड़े डैम्स हैं, हम डैम्स नहीं है, तो हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी नहीं हो रहा। और जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है वो मोस्टली हमारा जो रेन फेड एरियाज हैं वहां पे होता है। तो जब बारिश का साइकिल ही डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो सारे एरियाज भी इफेक्ट हो रहे हैं बुरी तरह से। फिर जो पेस्ट इंसिडेंट्स ये भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो टेम्परेचर्स हैं, वार्म टेम्परेचर कैन लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ पेस्ट। तो ज्यादा जो पेस्ट हैं वो आ रहे हैं, उससे भी हमारे जो जो क्रॉप्स हैं, जो कि पहले बहुत रिजिलियंट होती थी पेस्ट अटैक से, तो अब वो भी उनके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? अब देखें, ये सारे जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म आप अगर देखें तो ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर से, तो आप उसके ऊपर अगर आपके जहन के अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप बड़ा इजीली ये कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हो और ये 10 क्वेश्चंस आपने किए हों, तो आप 5-6 मार्क्स इजीली आउट ऑफ 6 ले सकते हैं। इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। अब एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं? वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जिसमें जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम है, वो अगर यूज करें, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का इशू है। क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो उसमें रिजिलियंट हो, वो वाले सीड्स हम लेके आए, हाइब्रिड जैसे या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं वो हम पाकिस्तान में लेके आए। तो डिफरेंट वैरायटीज लेके आए तो हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये भी हम कर सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको हम बताएं कि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करें, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडस वैली एंड द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हाउ डज ज्योग्राफी प्ले अ रोल इन शेपिंग दीज प्रैक्टिसेस? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हम ज्योग्राफी का रोल देखें तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं या रीजन्स हैं, वहां पे एक तो वैलीज के अंदर आप देखें तो एग्रीकल्चर होता है। वैलीज क्योंकि वो फ्लैट लैंड होती है, वहां पे पानी भी इजीली, कोई ना कोई रिवर होता है तो इजीली अवेलेबल होता है। ऑन द अदर हैंड अगर इंडस वैली देखें तो वहां पे हमारा इरिगेशन से रिलेटेड हमारा पूरा एक नेटवर्क है। तो
इरिगेशन और यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी है इंडस, अपर इंडस और लोअर इंडस में। वैलीज के अंदर जो फार्मिंग होती है, या फिर माउंटेन्स के अंदर टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस, छोटे छोटे जो टेरेसेस बनाए जाते हैं, तो वहां पे ये आप उसको आप कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट। हाउ डज ज्योग्राफी प्ले अ रोल इन शेपिंग दीज प्रैक्टिसेस? तो जब हमारे पास प्लेन एरियाज ही नहीं होंगे नॉर्दर्न एरियाज में, तो ऑफ कोर्स हमें काट काट के जमीन को बनाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ऑलरेडी प्लेन एरियाज हैं, तो इसलिए हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे टोपोग्राफी है, फिर क्लाइमेट है, वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंडस वैली में क्या इरिगेशन बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, जो व्हीट है, कॉटन, शुगर कैन, राइस, और ऑन द अदर जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे या तो सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है या फिर फ्रूट्स वगैरह किए जाते हैं। और ये इजी है, और माउंटेनियस एरियाज के अंदर फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। The water scarcity issue significantly hinders agricultural productivity in Pakistan. Discuss this statement considering the geographical features of the country. अब इसमें क्या पूछा गया कि जो पानी के इश्यूज है या कमी है, वो एक बहुत बड़ा एक इश्यू है पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। तो आपने ये स्टेटमेंट डिस्कस करना है कंसिडरिंग द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। आपने ज्योग्राफिकल फीचर्स, जो टोपोग्राफी है या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो भी ध्यान में रखनी है। तो अब आपने कहना है कि यस, जो वाटर स्कार्सिटी, अब उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बलूचिस्तान है या फिर हमारे जो बाकी एरियाज हैं। आल्दो अपर एंड लोअर इंडस में हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन हम जरा, मैं तेजी से इसको पढ़ता जाऊंगा, आपने जहन में रखनी चीजें। वाटर स्कार्सिटी इज अ क्रिटिकल चैलेंज अफेक्टिंग agricultural productivity in Pakistan. This issue is particularly pronounced due to the country's geographical feature, including its arid and semi-arid regions. Pakistan has diverse geographical features ranging from arid landscape of Balochistan to fertile plains of the Indus Valley. The Indus River, lifeline for agriculture, runs through the country, but its water is unevenly distributed. तो अनइवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अब देखें, जो हमारा जैसे थल डेजर्ट है, तो वो फर्टाइल डेजर्ट है, बट वहां पे पानी की कमी है। इसी तरह बलूचिस्तान है, वहां पे बहुत सारे एरियाज हैं जो रिवर इंडस के वेस्ट साइड में, वहां पे भी काफी फर्टाइल लैंड है, बट पानी नहीं है। तो अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जगह से गुजरता हो प्लेन एरियाज में से, तो जो पानी के इश्यूज हैं वो ना हो। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द इंडस रिवर। द रिवर्स वाटर सपोर्ट्स मेजर क्रॉप्स, जैसे ये मेजर क्रॉप्स आपके सामने। इंडस रिवर वाटर इज, इसमें वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस देते हैं। जो अपर इंडस, जो अपर एरिया है, अपर इंडस प्लेन के अंदर जैसे पंजाब है, तो उसको ज्यादा पानी के ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी आते हैं डाउनवर्ड्स जब सिंध की तरफ हम आते हैं। ये भी एक मेजर इश्यू है। फिर हम अगर देखें तो हमारे यहाँ जो इरिगेशन का सिस्टम है, दैट इज आउटडेटेड, बहुत पुराना है, और इसमें वेस्टेज पानी की होती है, जिससे अगेन जो वैसे ही हम हमारे पास पानी की कमी है, तो इन एरियाज में और ज्यादा फिर इश्यूज बढ़ते हैं। तो जो केनाल्स हैं वो भी इनएफिशिएंट हैं। तो इस तरह के इश्यूज से हमारी जो यील्ड है या आउटपुट है वो कम हो जाती है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा इश्यू है। अगेन हमारे पास जब पानी कम है, तो जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो फिर इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी इम्पैक्ट उसके ऊपर भी पड़ रहा है। मैं तेजी से ये जा रहा हूँ क्वेश्चंस, आप यहाँ पे रोक के भी आप पढ़ भी सकते हैं, स्लाइड को यहाँ पे रोक के। टू व्हाट एक्सटेंट डज द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स? प्रोवाइड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। द क्वेश्चन है
कि हमारी जो ज्योग्राफी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है डाइवर्स क्रॉप्स को। जैसे हम देखें तो इंडस प्लेन के ऊपर आप देखो तो जो चार हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। आप माउंटेनियस रीजन के अंदर देखें तो वहां पे मोस्टली जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग है, फिर उसमें जो बार्ले, मेज, इस टाइप की चीजें होती हैं, या फिर कॉर्न। बलोचिस्तान की तरफ देखें, एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां पे डेट, पोमीग्रेनेट। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो डाइवर्स क्रॉप्स हैं, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी या क्लाइमेटिक जोन्स, तो उनकी वजह से हम अपनी जो नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इनको एक्सपोर्ट करें तो बाहर के कंट्रीज के अंदर, जैसे ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी। व्हीट इन इंडस वैली, फ्रूट्स इन नॉर्दर्न रीजन। ठीक है। तो अब इसके अच्छा इसके अब जो डाउन साइड है या जो लिमिटेशंस है, तो उसमें अगर हम देखें तो जैसे बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान के अंदर हम जैसे कॉटन या राइस के लिए बड़ा अच्छा वो एरिया बन सकता है अगर वहां पे पानी हो तो बहरहाल ये एक चैलेंज है, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, फिर जो सॉइल टाइप है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि अगर हम इंडस वैली की सॉइल देखें तो इसके अंदर जो उलूवियल सॉइल है विच इज गुड फॉर व्हीट एंड राइस। जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पे जरा जो फ्रूट्स के लिए और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल है वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो फ्रूट्स ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन, असेस द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस रिवर ऑन द एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। इम्पैक्ट ऑफ इंडस रिवर ऑन द एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इम्पैक्ट है इंडस रिवर का एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर? तो ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, अब यहाँ पे आपने अगेन ये ओवरलैप कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग रोक के ये पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना हो। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस रिवर की वजह से हमारा जो केनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम है, तो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। तो जिसकी वजह से हमारा जो जो फूड प्रोडक्शन है, जो स्टेपल फूड है या जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ फर्टाइल प्लेन्स, क्योंकि रिवर इंडस आता है तो साथ में जो सेडिमेंट्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो इनरिच होते हैं। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। तो ये इम्पैक्ट है। ठीक है। और फिर जो क्रॉप डाइवर्सिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर इंडस, जैसे आप एग्जांपल देते हो कि जो शुगर केन है, कॉटन है, राइस है, व्हीट है, तो ये भी इसी की वजह से उलूवियल सॉइल डेपोजिशन। ठीक है। और फिर इसमें चैलेंजेस भी है जो फ्लड के। तो आल्दो ये इसके इसका बेनिफिट्स भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड चैलेंज भी है कि अनकंट्रोल फ्लडिंग है, दैट कैन लीड टू क्रॉप डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका जो फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, जैसे अगर हम डैम्स बनाएं, जिस तरह से दयामीर बादशाह डैम बन रहा है, इनको जल्दी से बड़े डैम्स बन जाए तो ये एक सस्टेनेबल वे होगा, और हमारा एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल बन जाएगा, हमारी क्रॉप्स भी। फिर हम जो हमारी जो डिपेंडेंसी है और वाटर स्कार्सिटी है पाकिस्तान में, तो ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि जितनी तेजी से ग्लेशियर्स मल्ट हो रहे हैं रिवर इंडस में, तो हमारा तो जो एग्रीकल्चर है तो उसका 70-80% तो रिवर इंडस के ऊपर बेस करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म जो हमारे लिए जो चैलेंज बन सकता है। तो बाकी जो इन्वायरमेंटल आप देखें तो डाइवर्स इकोसिस्टम्स है अलोंग रिवर इंडस, जो वेटलैंड्स हैं, मार्शेस हैं, हैबिटेट्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के लिए, जैसे मैंग्रोव्स हैं, आगे जाके हम देखते हैं कोस्टल एरिया के ऊपर। तो लेकिन जो चेंजेस हैं वाटर फ्लो में, तो उसकी वजह से भी जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी है
उस पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर फ्लड्स आएंगे तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आसपास की जो चीजें, और अगर बारिशें कम होंगी तो फिर भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होगी। इसी तरह हाइड्रो पावर जनरेशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो रिवर इंडस की वजह से। कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जैसे टेरेसिंग इन द नॉर्दर्न रीजन इज अ क्रूशियल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू? कि जो टेरेसिंग है नॉर्दर्न रीजन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। तो आप इसको अगर हाउ डज इट रिलेट टू द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान, तो इस क्वेश्चन में भी अगेन ओवरलैपिंग हो रही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेरेसिंग है क्या। जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ रगेड माउंटेन लैंडस्केप है, हिमालयाज, काराकोरम, हिंदू कुश, ये आप एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये एरियाज हैं, दे आर प्रोन टू सॉइल इरोजन ड्यू टू स्टीप स्लोप्स और वेरिड टोपोग्राफी। तो टेरेसिंग बिकम्स एसेंशियल टू एड्रेस दीज जियोग्राफिकल चैलेंजेस। अगर टेरेसिंग नहीं होगी तो स्टीप स्लोप्स के ऊपर आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते। तो जब आप स्लोप्स के ऊपर टेरेस बनाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, तो एक तो वो दे होल्ड वाटर, और उससे ये भी होता है कि जो इरोजन है वो भी कम हो जाती है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। फिर जो हमारे पास जो नॉर्दर्न माउंटेन जोन में, तो हमारे पास इतनी कोई लैंड ही नहीं होती, लिमिटेड एरेबल लैंड है। तो उसको फिर जो वैलीज के अंदर है वो बहुत कम जगह होती है, तो टेरेसेस मैक्सिमाइज करते हैं यूज ऑफ अवेलेबल लैंड। ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इसलिए जल्दी से ऊपर जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द रोल ऑफ मॉनसून्स इन द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, टू व्हाट एक्सटेंट डज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इफेक्ट क्रॉप यील्ड्स? तो यस, जो मॉनसून्स हैं वो तो एक पिविटल रोल है उनके एग्रीकल्चर के अंदर, और उन एरियाज के अंदर मोस्टली जहाँ पे जो रेन फेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे हम डिपेंड ही रेनफॉल, जैसे पोटफार प्लेट्यू हो गया, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जरा सी भी रेनफॉल और जो मॉनसून की टाइमिंग है वो फ्लक्चुएट कर दे, तो हमारी जो क्रॉप का सीजन है वो आउट हो जाता है, या फिर अगेन जो आउटपुट है वो हमें पूरी नहीं मिलती। फिर जो इम्पैक्ट है क्रॉप यील्ड के ऊपर, वो इसकी वजह से फिर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। need for adequate monitoring, mitigation strategies. You can read these if you want to. Question number 9, evaluate the importance of crop diversification in mitigating the risk associated with environmental challenges in Pakistan. क्या आपने इवेल्युएट करना है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, तो अगेन ये क्वेश्चन अगर आप ऊपर आपने अच्छी तरह से देखे हों तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि जितनी डाइवर्सिफिकेशन होगी तो दैट इज गुड, और उसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। अब देखें, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और डिफरेंट जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपने जब भी इस तरह का एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा तो आपने 5-6 चीजें अपने जहन में रखनी है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कौन से क्लाइमेट जोन के अंदर क्या चीज है, वहां पे जो एल्टीट्यूड, फिर टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर वेरिएशन कितनी है, फिर वहां पे इरिगेशन है नहीं है, या रेनफेड एरिया है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। The geography of Pakistan poses both opportunities and challenges for sustainable agriculture. Discuss this statement highlighting specific examples. ये लिखा हो ना लिखा हो, you have to write example. तो geography of Pakistan poses both opportunities and challenges for sustainable agriculture. तब जैसे जो फर्टाइल इंडस रिवर जो बेसन है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगेन क्रॉप्स आपको वही मिलेंगी, ठीक है। वेरिड क्लाइमेट जोन्स, तो ये भी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जो कूलर क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पे हम
जैसे ये चेरीज और एप्पल्स वगैरह हो रहे, इसी तरह जो एरिड क्लाइमेटिक जोन है जैसे डेट वगैरह, जो बलूचिस्तान के अंदर, फिर जहाँ पे ज्यादा हमारे जो अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स जैसे मंगला और तरबेला डैम है जो कि हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं ज्यादा इरिगेशन के लिए, और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट फर्दर इनहेंस कर सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। चैलेंजेस में देखें तो वाटर स्कार्सिटी है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की, मिसमैनेजमेंट बहुत है, इनएफिशिएंट इरिगेशन, जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है, तो ये इश्यूज हैं। सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रही है जो हिली रीजन्स हैं, तो वहां के लिए, जैसे माउंटेनियस रीजन के लिए ये एक बड़ा थ्रेट है। फिर क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट्स हैं जैसे कि फ्लड, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हम ड्रिप इरिगेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं कि टेरेसेस के साथ साथ ट्रीज वगैरह भी लगाएं, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से ये आप इनको कंप्लीट कर लें तो 2-3 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।